तो चलिए एक एग्जांपल से बात को समझते हैं कि जब भी हमें कोई बुक खरीदनी होती है तो हम बुक स्टोर पर जा कर के उन बुक्स को ट्राई करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको ट्राई करने के लिए बुक स्टोर का जो मालिक है हमें पूरी बुक पढ़ने देगा, नहीं। तो हम उस बुक का पहला पेज यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जिससे हमको पता पड़ता है कि इस बुक में कौन कौन से मैटर है या फिर बुक की थीम क्या है। तो ऐसा ही होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज जो कि होता है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल। इस प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की सारी खूबियाँ लिखी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना। तो प्रियम्बल जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया था उसे सबसे पहले समझते हैं। प्रियम्बल एक वर्ड से लिया गया था जो है प्रियम्बुलस। अभी प्रियम्बुलस वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले। तो प्रियम्बल की परिभाषा के बारे में बात करें तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमें किसी एक्ट अथवा कानून के पर्पस, फिलॉसफी, यूजेस, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। किस किस बारे में बताता है, पर्पस के, फिलॉसफी के, यूजेस, प्रिंसिपल और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है किसी एक्ट या कानून के। प्रियम्बल किसी एक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट तो सभी समझते हैं ब्लूप्रिंट क्या होता है। तो प्रियम्बल किसी एक्ट का क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। और प्रियम्बल अथवा प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल के बारे में, यानी कि प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। प्रस्तावना किस तरीके से आई, इसे किस तरीके से ऑप्ट किया गया उसके बारे में। तो 13 दिसंबर 1946 ये एक ऐसी डेट है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसी को ही आगे चल के 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में अपना लिया गया था, यानी कि प्रस्तावना के रूप में 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपना लिया गया था। और आगे जाकर के इसमें संशोधन भी हुआ था, उस संशोधन के बारे में बात करते हैं। तो 2 नवंबर 1976 में एक संशोधन आया था, संविधान संशोधन, जो था 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिए कब आया था, 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी कि संविधान संशोधन 42वें की धारा, इसमें 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। वो 3 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला है सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी यानी कि राष्ट्र की अखंडता। तो ये 3 वर्ड थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। और इन 3 वर्डों के बारे में जो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन से संशोधन के बारे में आया था, 1976 जैसे मैंने बताया आपको, और 42वां संविधान संशोधन था ये, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था ये। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व के बारे में, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल के बारे में। तो प्रस्तावना के 4 तत्व हैं बेसिकली। उनमें से पहला तत्व आता है संविधान के अधिकार का स्रोत, यानी कि संविधान को अधिकार कहाँ से मिलता है, सीधी सी बात। दूसरा आता है नेचर यानी कि प्रकृति। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। और चौथा आता है डेट, 26 नवंबर 1949। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं संविधान के अधिकार का स्रोत। तो भारत के संविधान को अधिकार कहाँ से मिलता है वो इसमें बताया गया है। और वो बताया गया कि हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता के द्वारा संविधान को अधिकार मिलता है। दूसरा पार्ट आता है नेचर, कि संविधान का नेचर क्या है। तो संविधान का नेचर है सॉवराइन यानी कि प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अपने आप में हमारा देश है जो संपन्न है, हमें किसी भी तरीके का बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। दूसरा वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारा देश कैसा है, लोकतांत्रिक है। तीसरा वर्ड आता है सेक्युलर, यानी कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि इसमें किसी भी धर्म को कोई बड़ा करके बात नहीं कही गई है, किसी भी धर्म को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, सब धर्म बराबर है, ऐसा। सोशलिस्ट है यानी कि समाजवादी है, हमारे कुछ सिद्धांत है जिनके ऊपर हम काम करते हैं, हमारा कुछ सामाजिक सिद्धांत है जिन पे हम पूरी तरीके से गवर्न करते हैं, ठीक है, अपने देश को। और जो सबसे लास्ट वाला वर्ड है वो रिपब्लिक, गणतंत्र। अब रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पर सारी की सारी जो सुप्रीम पावर होती है ना, वो जनता के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। और ऐसा ही तो है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए वगैरह जो भी होते हैं वो हमारे ही तो द्वारा चुने गए हैं। तो यानी कि पावर किसके हाथ में हुई, सुप्रीम पावर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के हाथ में हुई। इसका मतलब हमारा देश कैसा है, रिपब्लिक है। अब हम बात करते हैं तीसरे एलिमेंट के बारे में जो है ऑब्जेक्टिव,
यानी कि संविधान के उद्देश्य क्या है? तो संविधान के उद्देश्य क्या है? जस्टिस, यानी कि भारत के लोगों को न्याय दिलाना। दूसरा क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समानता रहे, पूरे देश के लोगों में समानता रहे। तीसरी है लिबर्टी, भाई भारत के देश के लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, उनमें लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। और चौथा है फ्रैटर्निटी, यानी कि बंधुता, यानी कि उनमें प्रेम से रहने की एक क्वालिटी हो, बंधुता हो। ठीक है, तो ये थे हमारा थर्ड एलिमेंट जो है उद्देश्य। और चौथा एलिमेंट है, जो फाइनल एलिमेंट है, वो है डेट। कौन सी डेट मैंने बताई? 26 नवंबर 1949। अब ये पूरे संविधान सभा की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डेट है और इसे याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस डेट को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत देश का संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया था और उसके बाद में उसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में, मेरे फर्स्ट लेक्चर में, जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मैंने बात भी करी है। तो अभी हमारा जो एलिमेंट ऑफ द प्रीएम्बल है वो खत्म हो जाता है। और एक तरीके से मैं बताता हूँ कि एलिमेंट्स क्यों हैं ये, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो नेचर है, कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरीके से बना हुआ है उसको डिफाइन करते हैं। एक तरीके से विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो प्रस्तावना के जो एलिमेंट है, तत्व है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पूरे पूरे प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, जिसमें हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रियम्बल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में पढ़ लिया, उसे किस किस नाम से बोला जाता है वो पढ़ लिया, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। लेकिन क्या है कि 1960 से पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था लोगों के दिमाग में। तो जनरली दो क्वेश्चन उठ करके आते थे। उनमें से पहला क्वेश्चन था कि इस प्रियम्बल है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या भाई हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का भाग है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। और दूसरा था कि क्या इनमें संशोधन किया जा सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ केसेस आए थे, उनके बारे में हम ध्यान देते हैं। तो पहला केस था, अब सॉरी, केस से पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है आर्टिकल 368। इस आर्टिकल में संविधान के पास में, कॉन्स्टिट्यूशन के पास में, यानी कि पार्लियामेंट के पास में पावर है अमेंडमेंट करने की, पावर है संशोधन करने की। तो जो पार्लियामेंट की संशोधन की पावर है वो इस आर्टिकल 368 में दी गई है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और आगे की साइड चलते हैं। पहला केस आया था बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, सॉरी थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गई, यानी कि बेरूबाड़ी वाद इसे बोला जाता था 1960 का हिंदी में। इसमें क्या आया था कि आर्टिकल 368 है ना, वो संविधान के किसी भी भाग को अमेंड कर सकता है, ये बात हम मानते हैं। इन्होंने एडमिट कर लिया कि आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, लेकिन इन्होंने इस बात से मना कर दिया कि भाई जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो तो संविधान का पार्ट ही नहीं है। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई संविधान का जो पार्ट है वो हमारा प्रियम्बल तो नहीं है, प्रस्तावना हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 368 संविधान किसी भी पार्ट में एक तरीके से अमेंड करे, उसे उसमें संशोधन करे, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। अब दूसरा केस आता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला। तो इस केरला के, स्टेट ऑफ द केरला के साथ में जो एक केस आया था केशवानंद भारती का, जो आया था 1973 में, इसमें इस बात को, जो पुरानी बात थी, बेरुवाड़ी बात की जो बात थी, उसको थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया। कहा गया कि सबसे पहले तो केशवानंद भारती केस में एक थ्योरी आई, उस थ्योरी को समझते हैं, जो थी संविधान का मूल ढांचा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस सिद्धांत को केशवानंद भारती केस में लाया गया। और दूसरी बात यह कही गई कि प्रियम्बल क्या है, संविधान का भाग है, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। और इस प्रस्तावना को ही, इस प्रियम्बल को ही संविधान का मूल ढांचा भी बना दिया गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब हमें पता पड़ा कि प्रियम्बल संविधान का भाग है और वो जो प्रियम्बल है वो संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सीधी सी बात है, अमेंडमेंट तो हो सकता है। आर्टिकल 368 के हिसाब से अमेंडमेंट तो हो सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि जो अमेंडमेंट जो सरकार कर सकती है वो इतना हावी नहीं हो जाए कि वो मूल स्ट्रक्चर को, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को ही तोड़ दे। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट केवल उन्हीं मुद्दों पर अमेंडमेंट कर सकती है जिससे हमारे संविधान के मूल ढांचे को मजबूतीकरण मिले, जिससे हमारा भारत का संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मजबूत बने।
अगर किसी भी तरीके से कोई भी संशोधन हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आहत करता है तो वो एक अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो था पूरे के पूरे उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आंसर। तो होप कि आपको प्रियम्बल के बारे में समझ में आया होगा, हमारी प्रस्तावना के बारे में पूरे तरीके से समझ में आया होगा। और डेफिनेटली जो इसकी पीडीएफ है वो एक तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं मिल पाएगी आपको, मैं इसे इमेज फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर के वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे याद करिएगा। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, बस समझने की देर है थोड़ी सी। इसमें से आधे से ज़्यादा पार्ट तो याद करने के भी नहीं है, बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ समझने की देर है, और आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, प्रियम्बल समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है वो जल्दी ही आएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगी है, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, अभी ज़रूरत भी है, हमारा स्टार्टिंग है। तो और अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, अच्छी हुई तो भी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।